वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है उत्साह तथा अट नहीं रही है। यह आपका काव्य खंड से लिया गया चैप्टर है, जो एक काव्य है, और इस कविता का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले 2 सेशन में हमने उत्साह इस शीर्षक की कविता का विस्तार से स्पष्टीकरण और प्रश्नोत्तर के द्वारा उस पर चर्चा कर ली। अब सेशन नंबर 3 में हम अट नहीं रही इस कविता को हम पढ़ेंगे। एक ही कविता में आपको 2 अलग अलग शीर्षक से कविता रखी गई है और दोनों कविता का भाव भी अलग अलग है। अब सेशन नंबर 3 में हम अट नहीं रही कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अट नहीं रही इस कविता का सारांश संक्षिप्त में देख लेते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, अर्थात ये जो कविता है वह फागुन जो ऋतु होता है, जो वसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है, उस ऋतु की जो सुंदरता होती है, उसके सौंदर्य की मनमोहकता का वर्णन इस कविता के द्वारा कवि कर रहे हैं। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। अब देखो, सर्वव्यापकता, सुंदरता कि जिस समय वसंत ऋतु आता है, फागुन का ऋतु आता है, वो इस महीना है फागुन महीने में जो सुंदरता सारे संसार में छा जाती है, तो उसकी सर्वव्यापकता की सुंदरता का वर्णन अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमें कवि यहाँ पर बता रहे हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। अब देखें, जैसे मन रहता है ना हमारे ऋतुओं का, हमारे मौसम का असर हमारे मन पर भी छाता है। तो फागुन के महीने में क्या हो जाता है, वातावरण इतना सुंदर होता है कि हमारा मन भी प्रसन्न होता है, और उसके सौंदर्य को देखकर, उल्लासता को देखकर हमारा मन और भी उत्साहित हो जाता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो जिस प्रकार फागुन के महीने में सारे सुंदरता छाई होती है, उसी प्रकार यह जो कविता है उसमें भी कवि ने जो सब सुंदर शब्दों का चयन किया है और लयात्मक रूप में जो कविता लिखी है, उससे यह कविता और भी सुंदर बन गई है। तो इस कवि अगर देखो, आप जब संदर्भ से स्पष्टीकरण लिखते हैं तो उसमें विशेषता के रूप में आप यह सारे शब्द लिख सकते हो। आगे कवि कहते हैं कि जो कविता है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। कविता का हमारा शीर्षक है अट नहीं रही है। अब अट नहीं रही है, इसका अर्थ क्या होता है? अट का अर्थ क्या होता है? समाना। अब क्या नहीं समाना, आप देखिए इस कविता के सारांश में हमने क्या पढ़ा था, किसके संदर्भ में ये कविता लिखी गई है कि फागुन एक जो देखो अलग अलग वर्षों ईयर के नाम होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी मंथ्स होते हैं, उसी प्रकार हिंदी के महीने भी होते हैं, सोलर ईयर्स हम उसे कहते हैं। अब जैसे अलग अलग महीने होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं, हिंदी के होते हैं, तो हिंदी के महीनों में से एक नाम है फागुन का, जो वसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। अब जो फागुन महीना जो होता है वह अंग्रेजी महीने जो होते हैं, जैसे कि फेब्रुआरी के आधे महीने में वो होता है, और मार्च के आधे महीने में, अर्थात फरवरी के लास्ट 2 वीक में और मार्च के फर्स्ट 2 वीक में। तो इस प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि फागुन महीने में जो सुंदरता सारे वातावरण में छा जाती है, उसको वह देखते ही इतनी देखती बनती है कि उससे देखने पर भी हमारे मन में जो आनंद होता है वह उसकी सुंदरता समा गई है, अट नहीं रही है, तो समा नहीं रही है, उसका उल्लास का हम वर्णित नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं कविता का हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभों में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, हरी पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमान, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो देखो, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अट नहीं रही, अर्थात समाना। अट का अर्थ क्या है? समाना। अब क्या नहीं समा रहे हैं, तो आभा फागुन की तन। आभा का अर्थ होता है चमक, ग्लो जिसे हम कहते हैं, या फिर सुंदरता या सौंदर्य। किसकी सौंदर्य या किसका सुंदरता? फागुन की
तन, तो फागुन महीने में जो सुंदरता छाई हुई है, उसके आने से, फागुन महीने के आगमन से क्या हो गया है, पूरे वातावरण में बदलाव आ गया है। और फागुन की तन, अब फागुन की तन का अर्थ क्या होता है, शरीर, देह। अब यहाँ पर फागुन के देह का अर्थ क्या लेना है कि जिस प्रकार से देखो, श्रृंगार करने के बाद कोई भी महिला अपने शरीर पर नए नए कपड़े वस्त्र परिधान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और उसका वह श्रृंगारित रूप देखने के बाद उसकी उस सुंदरता से हमारी नजरें ही नहीं हटते। तो उसी प्रकार फागुन महीने में जो फागुन अपने साथ जो वातावरण लेकर आया है, जो सुंदरता लेकर आया है, जो मनमोहक मादकता लेकर आया है, उसको कहा गया है फागुन रूपी शरीर, उस वातावरण को, उस माहौल को। तो फागुन की तन का अर्थ हमें समझ में आ गया। फागुन के तन का अर्थ, फागुन का शरीर मतलब क्या, फागुन से के आगमन से, उस महीने के आगमन से हम देखते हैं ना कि वसंत ऋतु में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तो उस वातावरण को, उसकी आभा को, फागुन के आने से उसके जो सारे आभा, सारी चमक सारे संसार पर छा गया है, वह अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं पा रहे। उसकी सुंदरता को देखते ही देखते उसको ऐसा लग रहा है कि कितना देखूं और कितना न देखूं, सट नहीं रही है, अर्थात सट का अर्थ भी वही है, समा नहीं रही है। अब कवि कहते हैं कि आगे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब देखो, सांस लेते हैं, अब सांस लेते मतलब देखो, हम सांस लेते हैं तो किसके द्वारा लेते हैं, हवा के द्वारा। हाँ, हम हवा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि फागुन का महीना आने से क्या हो गया है, इतने आह्लाददायक हवा छाने लगी है सारे संसार पर। तो वह फागुन महीना भी अपने अंदर उस हवा को सम्मिलित कर रहा है और उस हवा को वह अपने साथ सारे संसार में फैला रहा है। और उस हवा के साथ साथ उस सुंदरता की महक, गंध सारे संसार में छा गई है और सारे संसार के हर घर में वह फैलने लगी है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात जो सुंदरता तुम परिधान करके आए हैं वसंत ऋतु के महीने में, वसंत ऋतु में या फागुन के महीने में जो मादकता, जो सुंदरता लेकर आए हैं, वह बनती ही, मतलब उसका वर्णन करना ही मुश्किल हो गया है। और हर सांस में, मनुष्य हर घर के सांस में वह दिखाई दे रही, वह महक रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब देखिए, हम सबको पता है कि जिस प्रकार से देखो, फूलों का सुगंध जो होता है ऐसे ऋतुओं में, वसंत ऋतु में क्या हो जाता है, हवा के साथ सुबह सुबह के वातावरण में वह फैलने लगती है। क्या फैलने लगती है, हवा की सुगंध। तो यहाँ पर फूलों का सुगंध जिस प्रकार से महकता है और हर जब व्यक्ति देखता है तो हर व्यक्ति के सांस में वह समा जाता है। तो उसी प्रकार फागुन महीने वसंत ऋतु के आगमन से ही क्या हो गया है, हर घर के व्यक्तियों के हर हृदय में, हर सांस में वह छाने लगे हैं। और जिस प्रकार से फागुन महीने में, वसंत ऋतु में सुबह सुबह ही क्या हो जाते हैं, सारे पक्षी चहचहाने लगते हैं और उनकी वह चहचहाना, उनका वह पंख फैलकर इधर उधर घूमना, ऐसा जिस प्रकार से वह पक्षी भी तो उल्लासित हो जाते हैं उस महीने में और अपने पंख के सहारे वह आनंद को लेते रहते हैं और इतना आनंद लेना चाहते हैं कि वह कितना आनंद उसके उस वातावरण में ग्रहण करूं और कितना ना करूं, ऐसा उनके लिए हो जाता है। तो कवि यही माध्यम बनाकर हमें कहते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब जैसे कि देखो, वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है तो सारे संसार में क्या हो जाता है, पेड़ पौधे फूल खिलने लगते हैं, फूलों पर भौरे मंडराने लगते हैं, नई नई पत्तियों का आगमन हो जाता है, फिर जो कलियां होती है वह महकने लगती है, पक्षी भी पर का अर्थ क्या होता है, पंख। हाँ, पक्षी भी उड़ने लगते हैं। तो जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ने लगते हैं, उड़ने को नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश में। जिस प्रकार से आकाश में पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार से तुम का अर्थ क्या है, यह फागुन का सौंदर्य, वह सुंदरता, वह मन को मोहित करने वाली सुंदरता भी इतनी फैलने लगती है कि जिस प्रकार से आकाश में उड़ने वाले
पक्षी जो होते हैं अपने पंख पंख में भरकर वह उड़ान उड़ते हैं, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि वह सुंदरता भी पूरे आकाश में फैल जाती है। और जिस प्रकार पंख रूपी पक्षी अपने पंखों के सहारे यहाँ वहाँ फैलते उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार वह सुंदर मनमोहक सुंदरता भी या सौंदर्य भी यहाँ वहाँ पंख रूपी फैल रहे हैं। और ऐसी सुंदरता को देखते हुए कवि कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, कि ऐसी सुंदरता को मैं देखने के बावजूद चाहता हूँ कि अब मैंने देख लिया, बस हो गया, अब मैं दूसरा काम में लग जाऊं, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता, उसकी मादकता, उसकी मनमोहकता मन को इतनी छा जाती है कि मैं बार बार आंख हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मेरी नजरें वहां से हट नहीं पा रही है। पत्तों से लदी डाल, अब देखो किस प्रकार से वसंत ऋतु में क्या हो जाता है परिवर्तन, उसका वर्णन कर रहा है कवि कि पत्तों से लदी डाल, डालों पर क्या हो जाता है, पूरी डाल हम देखते हैं कि हमें डाल दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो पूरे हरे हरे पत्तों से लग जाती है। कहीं हरी पत्तियां होती है तो कहीं लाल पत्तियां होती है। देखो नई पत्तियों की निर्मित होती है, हम देखते हैं ना कि वो नई पत्तियों जो आती है वह हरी पीली होती है, तो कहीं पर हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल पत्तियां हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, उर का अर्थ क्या होता है, हृदय। अब मनुष्य क्या हृदय होता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु में जो वृक्ष होते हैं उस वृक्ष पर जो नए पत्तियां आती है लाल हरे रंग की, उन डालों पर क्या होते हैं, उसके हृदय पर कहीं कहीं पर क्या छाए होते हैं, पुष्प छाए होते हैं। देखते हैं ना हम कि फूलों हरी और लाल पत्तियों के बीच में एक हाथ कोई सुंदर फूल दिखाई देता है, तो उस प्रकार उस वृक्ष के हृदय पर वह जो फूल छाया आया हुआ है वह क्या लग रहा है, वह पुष्पों की माला पहना हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखते हैं हम कहीं कहीं पर देखो ऐसे फूल लगे होते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे कि पुष्पों की माला पहने हुए। कौन, वृक्ष जो बीच बीच में पत्तों के बीच में दिखाई देते, तो ऐसे लग रहा है कि पुष्प की माला है। और वो कैसे है, मंद गंध, गंध का अर्थ क्या होता है, सुगंध, महक। हाँ, पुष्प की माला क्या होती है, फूलों की माला है। और उसकी जो पुष्प की माला है कहाँ पर, वृक्ष पर जो ये फूल फैले हुए हैं पुष्पमाला के रूप में, उसकी जो गंध है, उसका जो सुगंध है सारे हवा के रूप में यहाँ वहाँ फैल रहा है। और मंद हल्के हल्के रूप में धीमे धीमे वह सुगंध सारे संसार में फैल रहे है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट अर्थात जगह जगह पर, शोभाश्री मतलब सुंदरता, श्री का अर्थ क्या होता है, सुंदरता, पट नहीं रही है। तो इस प्रकार से जगह जगह पर यह जो सुंदरता फैली हुई है वह समा नहीं रही है, इतना मतलब पूरा वातावरण में यह सुंदरता छा गई है। और इस प्रकार कवि ने यहाँ पर फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। अब देखते हैं काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। अट समाना, आभा सौंदर्य, पर पंख, मंदगंध हल्की हल्की खुशबू, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य। भावार्थ, प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। विशेष, उपयुक्त काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यह कविता छंद मुक्त शैली में लिखी गई है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई दोनों कविताओं का अध्ययन कर लिया है। यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।